हेलो फ्रेंड्स, अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि विद इन विजुअल रेंज और बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट के लिए जो फ्रेंच एयरक्राफ्ट हैं, स्पेशली मिराज 2000 और रफाल, ये एक ही मिसाइल को यूज़ करते हैं जिसे मीका कहा जाता है, जिसके 2 वर्जन है। तो फ्रेंच एयरफोर्स एकमात्र ऐसी एयरफोर्स होगी जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट और विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट के लिए एक ही मिसाइल को यूज़ करती है काफ़ी लंबे समय तक, और वो मीका थी। अब यहाँ पर सिचुएशन जो है वो चेंज हुई है, मीटियोर को ऐड किया गया है रफाल के साथ। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट के लिए मीटियोर जो है वो फ्रेंच एयरफोर्स और नेवी की मेन मिसाइल है, पर काफी लंबे समय के लिए खाली मीका मिसाइल के आरएफ और आईआर वर्जन को यूज किया जाता था। तो आरएफ वर्जन को मीका ईएम कहा जाता है और जो आईआर वर्जन है उसे सिंपली मीका आईआर ही कहा जाता है। तो जब मीका आरएफ को या फिर ईएम को डेवलप किया गया था तो इसे सुपर 530D सेमी एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल को रिप्लेस करने के लिए किया गया था। तो पहले बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट के लिए सेमी एक्टिव मिसाइल्स यूज करी जाती थी, जिसमें आपको मिसाइल को एंड तक टारगेट की तरफ गाइड करना पड़ता था। यानी कि आपको एयरक्राफ्ट की नोज जो है वो टारगेट तक तब तक रखनी पड़ती थी जब तक मिसाइल जाके टारगेट को हिट ना कर दे। इसकी वजह से जो एनिमी की मिसाइल आपकी तरफ आ रही है, आप उसके अगेंस्ट अपना बचाव नहीं कर सकते थे। लेकिन ये टाइम वो था कि जब एनिमी भी आपका सेमी एक्टिव मिसाइल को यूज करता था। तो सुपर 530D जो है वो अमेरिकन AIM-7 स्पैरो के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी। तो यही कारण है कि जब इंडियन एयरफोर्स ने मिराज 2000 को सुपर 530D मिसाइल के साथ खरीदा, तो इस मिसाइल ने एक बहुत बड़ा एज जो है वो इंडियन एयरफोर्स को प्रोवाइड कराया पाकिस्तान के F-16 के अगेंस्ट में, जो कि विद इन विजुअल रेंज की AIM-9 मिसाइल को कैरी करते थे। इवन उस समय जो AIM-7 स्पैरो भी चलती थी, उसकी भी रेंज और इफेक्टिवनेस जो है वो सुपर 530D से कम थी। तो मिराज 2000 और सुपर 530D के साथ काफी लंबे समय तक बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को डोमिनेट किया। उसके बाद टाइम चेंज हुआ और नई टेक्नोलॉजी आ गई, जिसमें एक्टिव सीकर जो है वो मिसाइल में लगकर आने लगा। तो अब आपको मिसाइल को एंड तक गाइड करने की जरूरत नहीं थी, एक पर्टिकुलर रेंज तक आपको मिसाइल गाइड करनी थी। उसके बाद मिसाइल जो है वो एक्टिव हो जाती थी, यानी कि खुद का सीकर जो है वो यूज करने लगती थी। फिर आप अपने आप को डिफेंसिव पोजीशन में रख सकते थे, जिसकी वजह से आप एनिमी की मिसाइल से अपने आप को बचा सकते थे। तो ये कैपेबिलिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो अमेरिका में ये कैपेबिलिटी जो है वो AMRAAM के थ्रू आई, और 1991 तक जो इनिशियल वर्जन्स हैं AMRAAM के वो इंडक्ट किए गए, जिसमें मैक्सिमम रेंज जो है वो 50 से 60 किलोमीटर तक मिलती थी। फिर उसके बाद AIM-120CI जो कि 100+ किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज देती थी, पर ये मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज नहीं थी, ये मैक्सिमम पॉसिबल रेंज थी। फिर फ्रांस में भी जो काम है वो चालू हुआ सुपर 530D को रिप्लेस करके एक RF मिसाइल को बनाने का, यानी कि एक एक्टिव मिसाइल को बनाने का। और 1996 में जो मीका ईएम है वो सर्विस में आई। ये मिसाइल एक ऐसे सीकर को यूज करती थी जो कि जैमिंग एनवायरनमेंट में भी काम कर सकता था। साथ में ये मिसाइल काफी ज्यादा मनोवरेबल थी और इसे एरोडायनामिकली ऐसे डिजाइन किया गया था कि पायलॉन पे लगने के बाद ये एयरक्राफ्ट की एरोडायनामिक परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करती थी। तो 1996 में जो मीका का वर्जन सर्विस में इंडक्ट किया गया वो एक्टिव सीकर वाला था, यानी कि ये मीका ईएम थी। तो ये मिसाइल यूज करती थी थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल को, साथ में मिड कोर्स अपडेट के लिए डेटा लिंक को यूज करती थी। तो इसमें लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च की कैपेबिलिटी भी थी, और थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल की वजह से इसकी जो मनोवरेबिलिटी थी वो काफी ज्यादा थी। कहा यह जाता था कि ये मिसाइल 50G तक के टन्स ले सकती थी, लेकिन क्योंकि इसका डायमेंशन छोटा था, पल्स का जो ड्यूरेशन है वो भी छोटा था, तो इसकी रेंज जो है वो मैक्सिमम 60 किलोमीटर के आसपास की बताई गई। ये बात भी यहाँ पर हम क्लियर कर दें कि अगर कहा यह जाता है कि ये 50G के टन्स ले सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपनी पूरी ट्रेजेक्ट्री में कभी भी 50G के टन्स ले लेगी। 50G के टन्स जो है वो खाली इनिशियल स्टेजेस में ही लिए जा सकते होंगे, जब इसका खुद का बूस्टर चल रहा होगा, तभी आपके थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स जो है वो काम कर पाएंगी, क्योंकि बूस्टर स्टेज के खत्म होने के बाद थ्रस्ट वेक्टरिंग का कोई मतलब नहीं है। तो 15 to 20 किलोमीटर की रेंज में ये मिसाइल बहुत ही ज्यादा डेडली होगी। बाकी 60 किलोमीटर तक इसकी जो हिट प्रोबेबिलिटी है वो आपको 50 to 60% के अराउंड मिलेगी। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सुपर 530D जो मिसाइल है वो BVR के लिए यूज करी जाती थी, और अपने समय में ये सबसे पावरफुल बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल थी। पर उसी टाइम पे जो विद इन विजुअल कॉम्बैट के लिए मिसाइल यूज करी जाती थी फ्रांस द्वारा, वो मैजिक 2 थी। तो मैजिक 2 के कंपैरिजन में इसके जो काउंटर पार्ट्स थे, जिसमें AIM-9 और 873 जैसी मिसाइल्स थी, वो ज्यादा इफेक्टिव थी और ज्यादा बेटर थी।
तो 2000s के आते आते मैजिक 2 को रिप्लेस करने के लिए मीका मिसाइल को ही यूज किया गया और इसके जो मेन सीकर हेड था जहां पर एक्टिव रडार लगता था उसको रिप्लेस किया गया एक इमेजिंग इंफ्रारेड सेंसर से। तो अब हमको एक और मिसाइल मिल चुकी थी जो कि मीका IR थी। तो ये जो इमेजिंग इंफ्रारेड सेंसर लगा है इसे पैसिव ट्रैकिंग के लिए यूज किया जाता है, यानी कि ये जिस एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में लॉन्च करी जाएगी उसे कोई साइन नहीं मिलेगा कि कोई मिसाइल उसे ट्रैक कर रही है। साथ ही साथ ये एक्स्ट्रा सेंसर की तरह भी काम करती है और एरियल टारगेट को रडार ऑफ करने के बाद भी ट्रैक कर सकती है। तो ये IRST की तरह भी काम कर सकती है और एयरक्राफ्ट को ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करा सकती है। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि 10 से 20 किलोमीटर तक की रेंज तक ये मिसाइल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। 50 G के टन्स ले सकती है अपने थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स को यूज करते हुए। तो विद इन विजुअल कॉम्बैट के लिए जो मीका IR है वो दुनिया के सबसे डेडलीस्ट मिसाइल्स में से एक है। लेकिन बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट के लिए आपको इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो 60 किलोमीटर तक ही मिलेगी, क्योंकि इसकी जो बूस्टर स्टेज है वो काफी छोटे समय के लिए ही एक्टिव होती है। लेकिन ये काफी ज्यादा मनोरेबल है, तो आपको जो हिट प्रोबेबिलिटी है वो दूसरी कंपैरेबल मिसाइल्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा मिल जाती है इस पर्टिकुलर रेंज के लिए। तो अगर ये कहा जाता है कि कोई मिसाइल 100 किलोमीटर तक इफेक्टिव है तो उसकी हिट प्रोबेबिलिटी उस रेंज के लिए मिनिमम होगी और उसको डॉच करते हुए आगे बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है कि इतनी लॉन्ग रेंज से आप एनिमी को डिफेंसिव डाल सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल BVR कॉम्बैट की इफेक्टिवनेस है वो आपको 50-60 किलोमीटर पर ही मिलेगी। हाँ, लेकिन अब जो है वो सिचुएशन चेंज हो चुकी है जब से मीटियोर जैसी रैमजेट पावर्ड मिसाइल्स आ गई हैं और साथ में ड्यूल पल्स वाली मिसाइल्स आ गई हैं जो कि एंड गेम तक अपनी एनर्जी को बरकरार रख सकती हैं। तो अस्त्र मिसाइल की जो मैक्सिमम इफेक्टिवनेस है वो आपको 50-60 किलोमीटर तक ही मिलेगी और उस रेंज के लिए ये जो मिसाइल है वो मीका EM से ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो अभी भी ऐसी कई एयर फोर्सेस हैं जो कि ड्यूल पल्स मिसाइल और रैमजेट पावर मिसाइल को यूज नहीं कर रही हैं। तो फिलहाल के लिए आप अस्त्र से काम चला सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में आपको अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 जैसी मिसाइल्स जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएंगी। तो अस्त्र मिसाइल जैसे कि हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये रशियन R-77 और AIM-120C5 से बेटर मिसाइल है। तो ये बेसिकली चाइनीज PL-12 से भी बेटर है। तो फिलहाल के लिए ये हमारे जो एनिमीज हैं उनके कंपैरिजन में हमको एक एज प्रोवाइड कराती है, लेकिन PL-15 के आ जाने के बाद से यहाँ पर PVR कॉम्बैट में अगर एज को मेंटेन करना है तो अस्त्र मार्क 2 जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिसाइल हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि चीजों के साथ साथ हमारे जो प्रोग्राम है वो भी सही पेस में चल रहे हैं और जो अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 हैं वो एयरक्राफ्ट में लगकर टेस्ट होने की स्टेज पर हैं। आई होप BVR को लेकर और मीका को लेकर आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।